हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्ट्रैटेजी आज से 26 साल पहले बनाया गया था। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो आया था। एंड ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी फॉरेन के लोगों ने बनाया था। एंड इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पे बने हैं एंड अलग अलग तरीक़ों से। बट ठीक है, बट हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस स्ट्रैटेजी को समझाने वाले हैं। मैक्सिमम लोग जो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज देखें यूट्यूब पे, को लगता होगा कि ये स्ट्रैटेजी खुद से बनाई गई स्ट्रैटेजी है, बट ये स्ट्रैटेजी 26 साल पुराना है एंड ये फॉरेन के लोगों ने ही बनाया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीड ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि ये ग्रीड स्ट्रैटेजी होता क्या है। सपोज कोई ETF है वो गिर रहा है एंड उस ETF को हर एक पॉइंट पे आप बाई करते जाएंगे एंड एक आप टारगेट लगा के रखेंगे अपर साइड का। एंड सपोज 4-5 बार उसको नीचे आते गया, वो बाई करते गए, काइंड ऑफ एवरेजिंग करते गए एंड जब वो ऊपर आया तो बेच दिए। तो इसी को सिंपल ग्रीड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। बेसिकली ग्रीड स्ट्रैटेजी अपोजिट, मतलब ट्रेंड के अपोजिट हम लोग चलते हैं एंड जनरली वैल्यू ट्रेडिंग के मतलब जनरली ये वैल्यू ट्रेडिंग में ही आता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग वैल्यू ट्रेडिंग में ही आता है देखने को। ठीक है, बट इसमें हम लोग एक चीज़ फिक्स रखें, वो है टारगेट। अभी तक हम लोग एक स्ट्रैटेजी पे डिस्कस किए थे RSI 30 के हिसाब से वैल्यू ट्रेडिंग का। वो अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। उसमें हमारा जो रूल था थोड़ा सा अलग था, इसमें थोड़ा सा रूल जो है वो अलग हम रखेंगे। ये स्ट्रैटेजी हम उनके लिए बना रहे हैं जिनका मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है या जो मार्केट में टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं। एंड हम लोग कंसंट्रेशन में काम करेंगे, इसीलिए मार्केट को भी बीट करना इस स्ट्रैटेजी की मदद से ईजी है। एंड बाकी इसमें 2-3 चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे। इसका डिसएडवांटेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस समय करना क्या होता है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर व्हाइल द कॉन्सेप्ट डेट्स बैक टू अर्ली डेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक trading, likely 1980s to 1990s, its formal recognition and widespread retail adoption occur in early mid 2000। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 30 साल पुराना है, सिंपल अगर आपको बताएं तो। एंड ये इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बहुत सारी ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बहुत फेमस स्ट्रैटेजी जो है वो फेमस है। बट वो स्ट्रैटेजी यहीं से आया है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए, वो कहाँ से आया है? ग्रीड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। अब इसमें हम लोग बेसिकली जो रूल्स जो है हमारे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग RSI यूज़ करते हैं वैल्यू ट्रेडिंग के लिए, कि हम लोग 30 पे जब RSI आता है एंड 30 को नीचे से क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एक्यूमुलेशन। एंड जब जब 30 पे आता है तो हम लोग एक्यूमुलेट करते रहते हैं एंड जब 70 से ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, अब इस पीरियड में कभी ज़्यादा रिटर्न भी बनता है, कभी कम भी बनता है। तो हम इसमें ऐसा एक रूल बनाया है जिसमें हम लोगों को 7% का प्रॉफिट टारगेट सिर्फ रखना है। अब 7% ही क्यों रखें? क्योंकि हम नोटिस कर रहे थे, जैसे हम स्टार्टिंग में सोचे थे 15% रखने का, बट हम नोटिस किए कि ये जो 7% मूव है वो बहुत ईजिली आ जाता है। एंड 15% जो है वो कभी कभी होता है कि 7-10 तक गया, फिर रिवर्स हो गया, फिर बहुत टाइम ले लिया, फिर 15 मिला। तो इस रीज़न से हमको जल्दी मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग एक साल में करना है, इस रीज़न से 7% हम इसमें रखे हैं। ठीक है, एंड ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको नहीं पता है तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ये स्ट्रैटेजी भी अच्छा है, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जिनके लिए जो थोड़ा सा टाइम मार्केट में दे सकते हैं। एंड एक हम लोग ETF मास्टर क्लास किए थे, उस इसी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके इससे 2 टाइम्स बेटर स्ट्रैटेजी बना के उसमें डिस्कस किए थे। एंड कम्युनिटी में हम लोग इसी स्ट्रैटेजी का 3 टाइम्स बेटर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट आज हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं। आज हम लोग को एक फिक्स टारगेट के साथ चलना है, बट RSI ही हमको यूज़ करना है। अब इसमें हमारा रूल क्या होगा? रूल ये होगा कि RSI 30 जो है हमारा, यहाँ पे प्राइस आता है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर लेंगे। प्राइस ऊपर जाता है, अगर 7% दे देता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। अगर नहीं देता, वापस से प्राइस 30 पे आता है, फिर हम लोग सेकंड टाइम, फिर वापस से 30 पे आता है, फिर थर्ड टाइम, फिर वापस से 30 पे आता है तो फोर्थ टाइम। अब ये जो 30 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग 30 पे आता है तब भी इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि जब 30 से नीचे जा रहा है एंड फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो फिर हमको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है। ठीक है,
क्योंकि अगर नीचे जा रहा है तो वहाँ से और काफ़ी खासा खासा फॉल कर जाता है। तो जब नीचे से ऊपर 30 को क्रॉस करे तो हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम इसमें एक्यूमुलेशन करना है। अब इसमें बुकिंग कब करना है? बुकिंग हमको करना है 7% टारगेट पे। एंड ये जो टारगेट है वो हम लोग, जैसे हम लोग क्या करेंगे, एवरेजिंग जब करेंगे, एक्यूमुलेशन जब करेंगे, तो हमको जो ब्रोकर है उसमें दिख जाएगा कि हाँ ओवरऑल पे कितना नेट नेट अभी पीएनएल चल रहा है। ओवरऑल पे जब भी हमारा पीएनएल 7% को क्रॉस करेगा हम लोग एग्जिट कर जाएंगे एंड फिर नेक्स्ट ईटीएफ्स में जंप करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ ज़रूर होगा कि आपके एग्जिट करने के बाद वो ईटीएफ ज़रूर ऊपर जाएगा, बट उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा किस चीज़ से मतलब है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, उसका पोटेंशियल आपको हम समझाएंगे। हम लोग को सिर्फ मतलब है 7%, ये हो सकता है 15 जाए, 20 जाए, 30 जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। उसको अगर कैप्चर करना है तो फिर हमको मोमेंटम स्ट्रैटेजी करना होगा। एंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी के लिए जैसा हम बताएं टाइम देना पड़ेगा। एंड इस स्ट्रैटेजी को हम उनके लिए बना रहे हैं जो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते। मोमेंटम को इसको साथ कंबाइन करके अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा ऑब्वियसली, बट हम सिर्फ इसका जो है वो अभी बात कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ आ गया कि हमको जो भी ईटीएफ में एक्यूमुलेशन करना है वो 4 बार में करना है। एंड इसीलिए हमको 4 बार का पैसा जो है वो रखना पड़ेगा। तो हम मैक्स टू मैक्स 3 ईटीएफ्स ही रखेंगे एक समय पे। एंड इससे ज़्यादा हम ईटीएफ नहीं रखेंगे फॉर दिस स्ट्रैटेजी। अब 3 ईटीएफ में हम लोग फर्स्ट, सेकंड ईटीएफ और थर्ड ईटीएफ जो हम लोग सपोज रखे हैं, तो ये फर्स्ट ईटीएफ में अगर सपोज मेरे पास समथिंग पैसा है उसका 1/3 इसमें जाएगा, राइट। तो सपोज हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 10 रुपये, तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 3 रुपये जाएगा। तो ये जो 3 रुपये हमारा जाएगा, 3 से 4 रुपये, ठीक है, वो हम 4 बार में डालेंगे। मतलब एक बार में एक 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 एक, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड में भी एक 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 एक, ठीक है। इस तरीके से थर्ड में भी एक एक, और सपोज मतलब लगभग बराबर कर देंगे, 4 4 2 भी चलेगा, 3 3 4 भी चलेगा, राइट। तो मोटा मोटी हम लोग बराबर कर देंगे 3 ईटीएफ्स में, राइट। बट हमको बाइंग जो करना है वो 3 से 4 बार में ही करना है, ठीक है। अब अगर हम अमाउंट वाइज बात करें, सपोज ये हमको इतना है, तो हम लोग को एक ईटीएफ में इतना डालना होगा। मतलब एक एक बार में हम इतना इतना जो है वो पर्टिकुलर ईटीएफ में डालेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा एवरेजिंग अच्छा होगा एंड जिसकी वजह से जो 7% हमको मिलेगा वो ठीक ठाक हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि जो भी बाइंग हो रहा है उस पर ओवरऑल हमारा 7% का टारगेट है। अब हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि मेजर हमारा गोल क्या है, 3 से ज़्यादा ईटीएफ नहीं रखना, रीज़न बताएंगे क्यों, ठीक है। एंड मेजर हमारा जो डिस्कस कर रहे थे कि इसमें हमारा गोल क्या होगा, कि जैसे 7% हम लोग बात किए हैं, इससे प्राइस ऊपर भी जाएगा बिल्कुल, बट हमारा ये मोटिव है कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये हमारा गोल है। जैसे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, हमारा जो मार्केट का बीट करने वाला जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल होगा ही, ठीक है। एंड रिटर्न वाइज भी ठीक ठाक हम लोग करेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगा, अगर हम लोग इस टारगेट पे निकल जाएंगे, दूसरे में शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरे में बुकिंग करेंगे, फिर तीसरे में शिफ्ट करेंगे, फिर बुकिंग करेंगे, तो इस तरीके से। अब प्रॉफिट बुकिंग करना क्यों ज़रूरी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम 7% ना लेके ज़्यादा लें, तो वो अलग स्ट्रैटेजी हो जाएगा, राइट। वो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो जानना है तो जाके देखिएगा, मोमेंटम स्ट्रैटेजी जानना है तो वो जाके देखिएगा। उसमें हम लोग लंबे ट्रेंड्स कैप्चर करते हैं, पूरे ट्रेंड्स कैप्चर करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रैटेजी होगा, ये एक ग्रिड स्ट्रैटेजी है। एंड इसको कंपेयर आप लोग मत कीजिएगा उन सारे स्ट्रैटेजीज के साथ, ठीक है। इसका अलग रोल है, उसका अलग रोल है, इसका ग्रिड स्ट्रैटेजी हम लोग बोलते हैं। अब ग्रिड स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं कि प्राइस में हम लोग हर लेवल्स पे, यहाँ पे हम लोग अपना एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। एंड जब भी यहाँ से हमको 7% दिख रहा है हम लोग अपना बुकिंग करके निकल जा रहे हैं, सिंपल। इसको हम लोग चार्ट्स पे भी देखेंगे, बट थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि ये जो 7% प्रॉफिट बुकिंग है, ये हम लोग जितना ज़्यादा बार करेंगे पूरे साल में उतना ही ज़्यादा हमको रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो हम सिंपल एक ये क्वेश्चन पूछे हैं चैट जीपीटी से कि इफ़ आई एम ट्रेडिंग अ सिस्टम विथ नो एसएल इन ईटीएफ्स, I am booking gains of 7%. My full allocation will be in 3 ETFs to 5 ETFs max, and I am entering in any ETF in 3 to 4 parts whenever it's RSI going below 30. How much this will be, we will make if profit booking is 5 per year, 10 पर ईयर, 20 पर ईयर, 30%। बेसिकली हम इसमें ये पूछे हैं, हम अपना सारा रूल्स जो है उसको हम बता दिए हैं। रूल्स मैटर नहीं करता इसमें कि हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, उस हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो हम 7% का बुकिंग कर रहे हैं
वो अगर पूरे साल में हमको 5 बार ही अगर बुकिंग मिलता है तो क्या रिटर्न बनेगा, अगर पूरे साल में 10 बार बुकिंग मिलता है तो 20 बार मिलेगा, 30 बार मिलेगा। तो वो क्या किया, वो सिंपल CAGR वो निकाल के दे दिया एंड पहली बार में ये गलत निकाल के दिया। उसके बाद हम बोले कि तुम जो है वो थोड़ा सा गलत किए हो। जब भी हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं 7% का इन ईच ETF, इट मीन्स इट इज़ गिविंग 7/3% ऑन आवर इंटायर कैपिटल। बिकॉज हम लोग जो एलोकेशन रखे हैं 3 ETFs का, वो जैसे अगर फर्स्ट ETF बुकिंग करता है 7%, तो वो फुल कैपिटल पे 7% थोड़ी है, वो तो 7/3 है ना। तो वो हम इसको समझाए हैं कि जब हम लोग एक ETF में बुकिंग करते हैं तो वो हमारे ओवरऑल कैपिटल पे 7/3 है, ठीक है। तो वो बोला अच्छा ठीक है, इसका मतलब इतना है 2 पॉइंट समथिंग। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा पूरे साल में 5 बार प्रॉफिट बुकिंग होगा तो इतना CAGR बनेगा, अगर पूरे साल में 10 बार हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा तो इतना बनेगा, अगर 20 बार होगा तो इतना बनेगा, 30 बार, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारा 100 बार प्रॉफिट बुकिंग होता है एन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने भी साल में, तो हमारा जो कैपिटल है वो कितना ग्रो हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो पहले एक चीज़ आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 3 ETFs का डिस्कस कर लिए। 4 ETF अगर हम लोग लेके चलें तो 7% पे एग्जिट मिलेगा, मतलब ईच ओवरऑल कैपिटल पे 1.7 के आसपास। पूरे साल में 10 बुकिंग होगा तो इतना CAGR, इतना इतना इतना, अगर 5 ETFs होगा तो इतना। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ ETFs हम लोग ज़्यादा रखेंगे, मतलब हम लोग ओवर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो हमारा CAGR कम हो जाएगा। एंड इसी रीज़न से हम बोले हैं कि हमको 3 ETF से ज़्यादा इसमें ETF लेके नहीं चलना है। अब जो 7% हम आपको बोल रहे हैं ना, ये फिक्स रखना कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक ऐसा परसेंट रखना है जो आपको जल्दी मिल जाए, और जल्दी मिलने के लिए हम रखें। और इससे कम रखेंगे तो क्या होगा कि जो अमाउंट है वो कम होगा एंड जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल CAGR ज़्यादा बन नहीं पाएगा। इसलिए एक ठीक ठाक अमाउंट हम रखें जो जल्दी भी आ जाए एंड जो ठीक ठाक अमाउंट मतलब जो ठीक ठाक प्रॉफिट भी दे के जाए, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे CAGR हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ मच, मतलब टाइम पीरियड हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर 100 बार प्रॉफिट बुकिंग अगर हम लोग कर लेते हैं तो 100 बार बुकिंग करने से हमारा जो कैपिटल है वो कितना ग्रो होगा। तो ये बोल रहा है कि ऑलमोस्ट हमारा जो कैपिटल है वो इतना ग्रो होगा इन 100 ट्रेड्स, सिर्फ 100 ट्रेड्स में। 100 ट्रेड्स बेसिकली मतलब क्या, 100 बार प्रॉफिट बुकिंग। 100 ट्रेड्स इसको नहीं बोलेंगे, जैसे हम लोग एक एक करके 4 बार एक ETF में डाल रहे हैं एंड इस तरीके से जो है वो हम बाकी ETF कर रहे हैं। बट जब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो पूरे का एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसको हम एक ट्रेड मान रहे हैं, राइट। तो उस तरीके से अगर हमारा 100 प्रॉफिट बुकिंग होगा विथ 7% इन 3 ETFs एट अ टाइम मैक्सिमम, तो हमारा जो कैपिटल है वो इतना ग्रो हो जाएगा। एंड ये कितने टाइम में होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका पर ईयर कितना प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर आपका पर ईयर 10 प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लग जाएंगे। अगर आपका 20 प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है पर ईयर तो ऑलमोस्ट आपका 5 ईयर्स लग जाएगा। इस तरीके से डिपेंड करता है कि कितने प्रॉफिट बुकिंग पर ईयर हो रहे हैं। बट आई गेस इसका पोटेंशियल आपको समझ आ गया होगा। एंड इस स्ट्रैटेजी का ये एडवांटेज है, दो चीज़ें हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पे बात करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का ये एडवांटेज है कि ये स्ट्रैटेजी अगर आपको बेयर मार्केट आ जाता है, अगर मार्केट सपोज बहुत लंबे समय तक बेयर मार्केट में चला जाता है, सपोज एग्जांपल 10 साल के लिए चला जाता है, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ही एक ऐसा पर्सन होंगे जिसका प्रॉफिट बुकिंग होते रहेगा, क्योंकि आपका टारगेट बहुत छोटा है, आप बड़े टारगेट्स लेके नहीं चल रहे हैं एंड आप रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं। एंड आप एंट्री भी रैंडमली नहीं कर रहे हैं, आप एंट्री तभी कर रहे हैं जब वो ETF बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है तब। तो एक बड़े से टाइम पीरियड में जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे अभी लास्ट 2 ईयर से नहीं कर रहा है, ऐसे पीरियड में आपका परफॉर्मेंस हाईएस्ट होगा इफ़ यू कंपेयर विथ एनीवन। बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर बुल मार्केट में जैसी मार्केट जाएगा तो आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट पहले ही बुक हो जाएगा और फिर आप कैश में बैठे रहेंगे एंड आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा नोशनल लॉस होगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं होगा। कैसे, अगर सपोज बुल मार्केट में चला गया प्राइस, निफ्टी सपोज पूरा मार्केट बुल मार्केट में चला गया एंड आपका एंट्री जो है वो तो RSI 30 पे है, तो RSI 30 पे आपको एंट्री भी नहीं मिला, जो एंट्री मिला भी होगा उसमें आप 7% बुक करके निकल गए, तो आपका बड़ा बड़ा बुल रन मिस हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सोल्यूशन है, हमको क्या करना है, सिंपल निफ्टी में ऑल टाइम हाई मार्क कर देना है। अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है
तो इस स्ट्रैटेजी को करना है। इस स्ट्रैटेजी को हमको बंद कर देना है जब निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, तो वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे जब जब भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे और बाहर निकल जाए, तो इस स्ट्रैटेजी को बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल है कि अब आपको इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलेगा एंड आपको प्रॉफिट इसमें नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर मोमेंटम करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि जो ईटीएफ, जैसे ध्यान सुनिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई से नीचे है तो इसे स्ट्रैटेजी को करेंगे तो रेंज बाउंड मार्केट है, आपको प्रॉफिट बुकिंग होते रहेगा। जैसे ही निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला तो आपका जो पूरा कैपिटल है वो इस स्ट्रैटेजी से बाहर हो जाना चाहिए एंड आपका पूरा कैपिटल मोमेंटम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपको जो ईटीएफ ब्रेकआउट पे दिख रहे हैं, जो ईटीएफ ब्रेकआउट्स कर चुके हैं, जो अच्छा चल रहे हैं, उनमें आप लोग जो है वो एलोकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक सिस्टम आप लोग बना सकते हैं कि मोमेंटम ट्रेड कैसे करना, हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, वो आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर मोमेंटम में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि आपको मोमेंटम जब मार्केट देगा तो फिर इस स्ट्रैटेजी में आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये स्ट्रैटेजी, हाँ, किस चीज़ के लिए है? ये स्ट्रैटेजी तब के लिए है जब मार्केट ख़राब होता है। तो बैड मार्केट्स में इससे बेटर स्ट्रैटेजी कोई नहीं हो सकता, बैड मार्केट्स में स्पेशली। तो जब भी निफ्टी ऑल टाइम हाई बना के एंड जब थोड़ा सा फॉल करने लगे, ये स्ट्रैटेजी चालू कर सकते हैं हम लोग। एंड जब भी वो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाए, ये हम लोग स्ट्रैटेजी बंद कर सकते हैं। सिंपल। तो आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब जो भी पर्सन इस चीज़ को मिस कर दिया होगा वो पूरा कहानी ही मिस कर दिया, ठीक है? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसका स्ट्रैटेजी को करना कब है एंड कब इसको बंद करना है। एंड आई गेस ये वाला जो आइडिया है वो आपको लग गया कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से। अब हम अगर आपको बताएं तो 20 से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। अब अगर आप लोग डेटा जाकर चेक करेंगे तो 20 से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। अब थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा, थोड़ा सा जैसे हम रूल्स इसमें बनाए हैं, थोड़ा सा आप लोग का अगर इसमें एग्जीक्यूशन और अच्छा होगा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे रियलिटी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो रियलिटी में हम लोग सपोज़ थोड़ा सा, जैसे कोई पर्सन है जो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलता है, तो वो क्या हुआ कि आरएसआई जब 30 आया तो उसके बाद वो एंट्री किया, फिर 30 आया, फिर एंट्री किया, एज पर रूल चला, तो उसमें तो ठीक ठाक रिटर्न बनेगा। बट जो थोड़ा सा दिमाग लगा के और वो थोड़ा सा कोई और कंफर्मेशन का वेट कर ले या थोड़ा सा और नीचे एंट्री कर ले, तो उसको जो 7% है वो फास्ट मिलेगा। एंड फास्ट मिलेगा 7%, तो उसका फास्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा। एंड फास्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा तो उसका नंबर ऑफ 7% का प्रॉफिट बुकिंग पूरे साल में ज़्यादा होगा एक बिगिनर पर्सन के हिसाब से। बट ये चीज़ हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आप लोग एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, बट बिना एक्सपीरियंस के ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो हम लोग अगर रियलिटी का बात करें तो रियलिटी में हमारा फर्स्ट यहाँ पे हुआ जब प्राइस आरएसआई नीचे जाके फिर ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो फिर हमारा एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ, फिर ऑलमोस्ट हमारे को यहाँ पे हुआ। तो 4 बार हमको रियलिटी में एंट्री मिल गया। अब इसका एवरेज, सपोज इसका एवरेज कहीं इधर इधर के आसपास एवरेज हुआ होगा, राइट? और यहाँ से अगर हम लोग देखें कि यहाँ से कितना हमको मिला है, तो हमको 7% पे एग्जिट कर देना है। अब ये गया, आपको कितना गया? ये 18% गया, बट वो मैटर नहीं करता, ठीक है? क्योंकि हम लोग इसको फास्ट 7% में बुक करके फिर दूसरे में हम लोग जल्दी से शिफ्ट करेंगे। तो ये सिंपल से इसमें रूल है और ओवरऑल पे 7% हमको बनना चाहिए। उसके बाद रियलिटी में वापस से जब अपॉर्चुनिटी आया तो देखें अगर हम लोग, तो पहली बार हम लोग को रियलिटी में यहाँ एंट्री कराया, ठीक है? उसके बाद हमारे को रियलिटी में यहाँ एंट्री कराया, ठीक है? एंड शायद एक बार यहाँ पे हुआ है एंड RSI 30 वगैरह भी आप लोग किए तो यहाँ पे हुआ है। तो टाइम पीरियड अच्छा खासा लग गया, बट ये जो टारगेट है वो अपना अच्छा खासा दे के चला गया। इतना तो नहीं, मतलब हम लोग अगर एवरेज, सपोज इधर कहीं एवरेज हमारा हुआ है तो ऑलमोस्ट 7% पे हम लोग लेके इसको निकल जाएंगे। तो इसमें इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में प्रॉब्लम आपको यही चीज़ का लगेगा कि आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स मिस होते जाएंगे, वो आपको दिखेगा एक्चुअल में। बट आपको अगर ये वाला डेटा पता है तो आपको एज इट इज़ रूल पे आप लोग स्टिक कर सकते हैं। एंड आपको 7% कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, टाइम ज़्यादा लगेगा बट वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक फिक्स जो है वो नहीं रखे हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी हम उनके लिए बनाए हैं जो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते, ठीक है? वो क्या करेंगे, सिंपल मार्केट को देखेंगे कि RSI 30 चल रहा है या बाई कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर अचानक से किसी दिन उनको याद आया कि देखना था पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, फिर वो अचानक से खोले अपना फ़ोन और देखें कि 7% आ गया, एग्जिट कर देंगे। तो ये ऐसे लोगों के लिए है, राइट? अगर आप लोग टाइम दे सकते हैं
तो आपके लिए मोमेंटम और वैल्यू ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी जो हम बताए हैं यूट्यूब पे वो शानदार है, वो उसको एज इट इज़ बहुत लोग कर रहे हैं। एंड जो कम्युनिटी में लोग उसमें जो हम लोग 2 या 3 गुना बेटर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग वो कर रहे हैं तो वो करना है। एंड बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी ऑल टाइम हाई से प्राइस निकलता है निफ्टी स्पेशली, तो फिर हम लोगों को मोमेंटम में शिफ्ट कर जाना है। अब जैसे सपोज आप लोगों का डाउट होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल गया बट हमको आईटी में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो क्या आईटी नहीं लेना है? ऐसा नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस तरीके का इतना अच्छा, तो फिर उसका एडवांटेज उठाना हम लोग को, ऐसा नहीं है। बट मेरा निफ्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सारे ETFs ऑल टाइम हाई से ऊपर निकलते दिखने लगे, तो फिर हम लोग को उस समय मोमेंटम में शिफ्ट हो जाना है। अगर आपको किसी भी ETF में वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना, उसको हमको ग्रैब करना है। इसमें मेजर यही है, इसमें मेजर जो गोल है वो यही है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करना है इन अ ईयर। एंड अगर आपका 10 प्रॉफिट बुकिंग भी होता है इन अ ईयर, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग सिंपल चार्ट्स पे जाइएगा एंड देखिएगा किस में एंट्री हुआ है एंड क्या हमारे को पूरे साल में 10 बार प्रॉफिट बुकिंग होता है या नहीं। अगर हो जाएगा तो आपका ये CAGR बनेगा, सॉरी, अगर आपका 10 बार होगा तो ये CAGR बनेगा, ठीक है। एंड अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो इससे और इसके बीच में कुछ भी आपका जो है वो बनेगा। बट ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ कितनी बार है। अगर आपका 5 ही बार बुकिंग हुआ तो फिर इतना ही बनेगा। तो थोड़ा सा मार्केट पे भी डिपेंड करेगा एंड थोड़ा सा आप लोग बैक टेस्ट इसको करेंगे तो उस पर भी आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा। आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं। वेलकम इस वीडियो पे। इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सारी इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। इस कोर्स एंड मेंटरशिप को करने के बाद आपको कोई भी अदर स्ट्रैटेजी, कोई भी अदर कोर्सेज का लाइफ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ETF ट्रेडिंग हो गया, ETF इन्वेस्टिंग हो गया, सेक्टर रोटेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मल्टी बैगर्स, स्टॉक्स ट्रेडिंग, जितने भी चीज़ें होते हैं सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब बेसिकली हम सबका अलग अलग मॉड्यूल बना के रखे हैं, जिसको जो पसंद है वो सिंपल चूज़ कर सकता है। जैसे बफे लगा हुआ है एंड बफे एकदम स्वादिष्ट बफे लगा हुआ है एंड वो बफे बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो बनाया गया है। मतलब एक ऐसा पर्सन वो बफे बनाया है जो बहुत एक्सपीरियंस और सारे तरीके के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर चुका है, वो बफे बनाया है। एंड फिर वो बफे में से जो भी आपको पसंद है वो आप उठा के खा सकते हैं, उसको लाइफ टाइम उसको मास्टर करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारा 3 साल कम्युनिटी का कंप्लीट हो चुका है जुलाई में ही, तो इसलिए हम एक स्पेशल कूपन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3 ईयर करके। ये कूपन जो है वो सिर्फ 25 जुलाई तक वैलिड रहेगा एंड ये फिर कूपन अगले साल आएगा 30% का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कूपन आपसे मिस हो सकता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।